स्टार्ट करते हैं। तो अब आज से जो हम लोग को क्या करना था, मेटल को पढ़ना था, ठीक है। मेटल को स्टार्ट करते हैं। तो देखो मेटल होता क्या है, तो सबसे पहली बात कि मेटल जो है वो लस्ट्रस होता है। आया समझ में? लस्ट्रस का मतलब क्या होता है? हाँ, गुड, जो चमकता हो। आया समझ में? शाइनिंग स्ट्रक्चर हो उसका, देखते ही समझ में आ जाए यार चमक रहा है बहुत अच्छा तरीके से, जैसे गोल्ड चमकता है ना। हाँ, सिल्वर चमकता है कि नहीं चमकता है, मैग्नीशियम, ये सारे मेटल्स देखो बहुत ज्यादा चमकते हैं। लेकिन वहीं पे कार्बन को उठा के देखो, चमकता है? नहीं चमकता है। आया समझ में? ऑक्सीजन चमकता है? नहीं चमकता है। हाइड्रोजन दिखता ही नहीं, तो चमकने की बात ही छोड़ो, हटाओ। आया समझ में? तो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस स्ट्रक्चर रखते हैं अपने अंदर, कैरेक्टरिस्टिक जो है कैसा उनका, लस्ट्रस तरीके का होता है। सॉलिड होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों ही होते हैं। है समझ में? हीट का भी गुड कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर होते हैं। और नेचर में वो कैसे दिखते हैं, ऑक्साइड के साथ वो कैसा बिहेव करते हैं, बेसिक नेचर का ऑक्साइड्स के साथ बिहेवियर रखते हैं ये। आया समझ में? यानी ये बेसिक ऑक्साइड्स के तरह जो है वो नेचर दिखाते हैं ये। समझ में आ रहा है? एसिडिक की तरह नहीं नेचर दिखाते हैं मेटल। मेटल कैसा बिहेवियर करता है, बेसिक की तरह बिहेवियर करता है, ठीक है। बेसिक का मतलब है, बेसिक बेस में क्या होता है, ओ एच माइनस, और एसिड में क्या होता है, एच प्लस। हाँ, एच प्लस आयन होता है। आया समझ में? अभी पढ़ेंगे एसिड बेस में उसको। सेवन के, सेवन के नीचे हो, सेवन से ज्यादा हो, समझ में आया? 7 और 14 के बीच में हो तो वो तुम्हारा बेस है। और 7 से लेकर के 0 तक, यानी 1 0, 0 वाला तो बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक है। पीएच वैल्यू पढ़ेंगे, एसिड बेसिस वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पीएच वैल्यू के बारे में। तो बेसिक नेचर होता है मेटल्स का ऑक्साइड्स के साथ अगर कॉम्बिनेशन होता है तो। सबसे पहला कि ये सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, तो एक मरकरी है जिसको एच जी फॉर्म में बोलते हैं, उसका सिंबल एच जी होता है मरकरी का, समझ में आया? जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है तो मेटल। मरकरी है तो मेटल, लेकिन रूम टेम्परेचर पे यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में होता है। बाकी सारे मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, हार्ड होता है। आया समझ में? और लेकिन जो ये तुम्हारा मरकरी है, और एक और हो जाएगा, बताओ, ब्रोमियन, गुड। तो मरकरी और ब्रोमियन जो है तुम्हारा, वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। लिक्विड स्टेट का मतलब तुम जैसे उसको हाथ पे लोगे ना, वो लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। आ रहा है समझ में? पाम पे लेने पर लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। मरकरी थर्मामीटर क्या चीज? नहीं, हार्मफुल नहीं होता। मरकरी हम हाथ पे लेने पे हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन अगर इसको तुम रिएक्शन कराओगे किसी के साथ तो बहुत ज्यादा हार्मफुल रिएक्शन करता है ये। दूसरे चीजों को ये देखना नहीं चाहता है। आया समझ में? अपने से कम वाले को देखना नहीं चाहता, मार के भगा देगा वहीं से सीधे, कहेगा हटो हमें वहां आने दो, ठीक है। और उसी में रिएक्टिविटी सीरीज में ही इसी चीज को हम पढ़ते हैं, ठीक है। और रिएक्टिविटी सीरीज का ट्रिक क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज का ट्रिक क्या है, बताओ जरा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, पहले ट्रिक बता दो, ट्रिक जो बताया। करनानी का मंगल, जिंदगी फिर संत प्रभु के, संत प्रभु के हाथ, कृपया सिल्वर, मरकरी सिल्वर गोल्ड दे। याद नहीं है? याद करो। चलो, तो पहला चीज समझ में आया कि मरकरी और ब्रोमियन को छोड़ करके और भी जितने मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी और ब्रोमीन एटम को छोड़कर, ठीक है, मेटल को छोड़कर। नेक्स्ट, ये साइनिंग स्ट्रक्चर करते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट भी होते हैं, ठीक है। अगर नहीं, अगर तुम्हें मतलब आ रहा है समझ में कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी कैसे होते हैं, तो एक लोहा लेना और बोर्ड में ऐसे खोस देना। आया समझ में? उसके बाद जो तुम्हें फील आएगा, उसके बाद तुम खुद कहोगे क्या, कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और हीट के लिए क्या करना, गैस पे ले जाना उसको और रख देना और ऐसे पकड़े रहना कुछ कुछ देर तक। फिर उसके बाद जो फीलिंग आएगा, उसके बाद फिर तुम कहोगे क्या, कि नहीं ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है। आया समझ में? तो टेस्ट कर सकते हो। आया समझ में? अगले दिन ट्यूशन तुम्हारा वही जहाँ पे भर्ती रहोगे वहां पे हो जाएगा, लैपटॉप लेके आ जाएंगे वहां। आया समझ में? नेक्स्ट,
ये ये डक्टाइल भी होते हैं नहीं, अगर हो सकता हो घर वाले थोड़ा लाठी उठी बरसा दिए तो छूट जाओगे, तो फिर रहेगा कुछ जान, आया समझ। तो अब आते हैं डक्टाइल। जो मेटल होते हैं वो डक्टाइल नेचर भी रखते हैं, यानी कि टूटने वाला भी नेचर रखते हैं अपने अंदर, आया समझ में। यानी कि इनको पीट पीट कर थिन वायर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। हथौड़े से पीट पीट करके इनको थिन वायर में, यानी मेलिएबल स्ट्रक्चर भी ये क्या करते हैं, अपने अंदर रखते हैं। डक्टाइल और मेलिएबल स्ट्रक्चर भी अपने अंदर रखते हैं, समझ में आया। डक्टाइल और मेलिएबल स्ट्रक्चर भी ये क्या करते हैं, अपने अंदर रखते हैं। डक्टाइल से तो ये वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और मेलिएबल से ये थिन शीट में कन्वर्ट होंगे। आया समझ में क्या कह रहे हैं। मेलिएबल से क्या होगा कि एक हैमर है, जैसे समझो, देखते हो मिठाई पर जो है, मिठाई लेने जाते हो तो उसके ऊपर एक चमकीला तरीके का एक जो है लगा रहता है, सिल्वर तरीके कलर का लगा रहता है ना। तो वो क्या है, वो इसलिए लगाया जाता है ताकि मिठाई खराब ना हो, ज्यादा देर तक उसका जो है उसका टाइम पीरियड बढ़ जाए, खराब ना होने का। आया समझ में। तो वो मेटल का ही चादर होता है, पतला थिन शीट होता है। आया समझ में, जिसको हैमर से मार मार करके उतना पतला थिन शीट में कन्वर्ट किया जाता है। और उसी प्रोसेस को ही हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेलिए नहीं, बॉडी को हार्म नहीं, मेटल है, अंदर जाके गल जाएगा। अंदर हमारे अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। निगल, पहली बात की कि निगल नहीं पाओगे, ठीक है। अगर छोटा सा गलती से निगल भी गया ना, तो वो अंदर जाके डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पूरा दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे स्टोमच के अंदर है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो हमारे स्टोमच के अंदर है। अगर एक क्वाइन भी निकल जाएगा ना, तो वो भी वहां गल जाएगा जाकर के। आ रहा है समझ। हाँ, तो वो अगर यहाँ फंस गया तो फिर तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन अगर अंदर चला गया तो फिर तो वो गल के ही निकलेगा अंदर बाहर। आया समझ में, क्योंकि वो जस का तस तो आएगा नहीं। पेट को हम क्या करेगा, पूरा वो निकल जाएगा एसिड उसको। नहीं तो वो एसिड है, हाँ। अच्छा, पेट को हार्म नहीं करता ये कह रही हो, नहीं। अब इस तरीके से भगवान का स्ट्रक्चर ही बनाया हुआ है कि भैया उस स्टोमच को हार्म नहीं करेगा, लेकिन जो उसको हार्म करने के लिए आएगा उसको वो मार डालेगा। ठीक है, जैसे तुम सेल में पढ़ती हो, क्या पढ़ती हो, लाइसोसोम्स प्रेजेंट होता है, इसलिए एसिड्स को हार्म नहीं करता है। हाँ, जैसे तुम सेल में जैसे तुम पढ़ते हो लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या करता है, लाइसोसोम्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं। कैसे इंजाइम्स होते हैं, कैसे इंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं। कैसे इंजाइम्स होते हैं, मोस्ट पावरफुल डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं, जो चीजों को डाइजेस्ट करने में काम करते हैं। आया समझ में। सेल के अंदर कुछ ऐसा हार्मफुल चीज आ गया, तो लाइसोसोम एक्टिव होकर के उसको डाइजेस्ट कर लेगा, खा जाएगा। आया समझ में, कि वो सेल को हार्मफुल ना पहुंचाए। ठीक है, लेकिन अगर कोई अनवांटेड चीज सेल के अंदर इंटर किया, लाइसोसोम्स के साथ लड़ाई हुआ, लाइसोसोम्स के साथ लड़ाई हुआ, और अगर उस लड़ाई के दौरान लाइसोसोम्स को कुछ भी नुकसान हुआ, ठीक है, तो लाइसोसोम्स का कुछ भी हल्का सा भी खरोच आया ना, तो वो फट जाता है। और जैसे ही अगर लाइसोसोम सेल के अंदर फटा, तो जो लाइसोसोम्स के अंदर मोस्ट पावरफुल डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स थे, वो पूरे सेल को ही क्या कर जाएंगे, डाइजेस्ट कर जाएंगे, यानी पूरे सेल को ही वो नष्ट कर देगा। आया समझ में क्या कह रहे हैं, क्लियर हो रहा है। तो सेम वही काम हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का है, वो भी डाइजेस्ट करने के लिए ही चीजें काम करता है। आया समझ में। तो मेटल का दो स्ट्रक्चर कैरेक्टर समझ में आया, पहला डक्टाइल और दूसरा मेलिएबल। डक्टाइल से हम लोग थिन वायर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक गोल्ड का 10 ग्राम, 10 ग्राम तुम गोल्ड लो, तो लगभग वो तुम्हारा, सॉरी 10 ग्राम करे, 1 ग्राम तुम गोल्ड लो, ठीक है, तो लगभग वो तुम्हारा 2 किलोमीटर का वायर बनेगा। कितने किलोमीटर का वायर बनेगा, 2 किलोमीटर का वायर बनेगा। सोचो 1 ग्राम गोल्ड तुम्हारा 2 किलोमीटर का वायर बनेगा। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं। तो इतना पतला थीन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है उस चीज से, ठीक है, कॉपर सिल्वर इन सब का, लेकिन महंगा मिलता है, ठीक है। हाँ, तो मेलिएबल डक्टाइल समझ में आया। मेलिएबल से हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं, और डक्टाइल से थिन वायर में कन्वर्ट किया जाता है। और जो मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का कैपेसिटी रखता है। मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है। अब वो एक एक मेटल जो है अपना कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो याद रखना, एक मेटल अपना सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन, या सिर्फ और सिर्फ तीन ही इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के पास उसके पास एनर्जी नहीं होगा, क्योंकि
हाँ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में मेटल को बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? दूसरा मेटल को निकालने में और ज्यादा एनर्जी लगता है। मेटल को कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालने में। और तीसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने में उससे भी ज्यादा एनर्जी लगता है, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन जब वो निकालने जाएगा तो उसके पास उतनी एनर्जी बचती ही नहीं है। तो इसीलिए मेटल हमेशा अपना 3 ही इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर करता है। किसी के साथ कितना इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर कर सकता है? 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। आया समझ में? इसीलिए, और एक और चीज समझो, हम किसी को उधार दे रहे हैं तो क्या हम निगेटिव में जा रहे हैं? पॉजिटिव में, क्योंकि उधार दे रहे हैं तो वो पूरा शुद्ध समुद्र पूरा वो हमें वापस करेगा किसी ना किसी दिन, इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा। मान लो 1 लाख दिए तो इंटरेस्ट बढ़ करके मान लो वो हमें 1.5 लाख में वापस करेगा, तो 50,000 का फायदा हुआ ना। तो हम तो पॉजिटिव में जा रहे हैं किसी को उधार दे रहे हैं तो वैसे ही जब मेटल किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो ऑलवेज उसके ऊपर पॉजिटिव साइन चढ़ जाता है। आया समझ में? और जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना प्लस साइन चढ़ेगा। जैसे अगर कोई मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, ठीक है, तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो उसके ऊपर +1 चार्ज चढ़ जाएगा। आया समझ में? अगर वो किसी के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर +2 चार्ज चढ़ जाएगा। अगर वो किसी को 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर +3 चार्ज चढ़ जाएगा। अगर वो किसी को 4 इलेक्ट्रॉन देगा, क्या वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो बस खत्म कहानी। समझ में आया? इसीलिए अगर हम सोडियम को अगर देखते हैं, अब पहली बात ये दिमाग में आएगा कि ये बताइए सर कि आखिर ये अपना इलेक्ट्रॉन दे क्यों रहा है किसी को? सबसे पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए कि आखिर ये दे ही क्यों रहा है। आया समझ में? तो एक चीज समझो, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्यों किसी को दे रहा है? क्योंकि इससे, देखो, दुनिया में जो भी लोग हैं वो, जैसे तुम ही लोग पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो? अपने लाइफ में स्टेबल होने के लिए। हाँ, पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ अच्छा काम करेंगे तो स्टेबल हो जाएंगे। आया समझ में? तो उसी तरीके से मेटल्स का भी अपना सपना होता है कि भैया हम भी स्टेबल रहें। आया समझ में? और इनके इनके औकात के हिसाब से, मेटल के औकात के हिसाब से जो स्टेबल कहता है, वो कहता है कि नोबल गैस को अचीव कर जाना। किस चीज को अचीव कर जाना? नोबल गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स को अचीव कर जाना। और नोबल नोबल गैस का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, अभी क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं वो सब सिखाएंगे, लेकिन अभी इतना समझो कि अगर जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो लास्ट वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसको आउटर मोस्ट शेल भी बोलते हो, तो उसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन भरा होना चाहिए। अब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन भरा होने का मतलब है कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट में अगर सेल में है तो आठों का आठों इलेक्ट्रॉन भरा होना चाहिए। आया समझ में? तो हम कह देंगे कि वो नोबल गैस को अचीव कर गया। समझ में आया? अभी नहीं आ रहा होगा समझ में, क्योंकि अभी हम उस चीज को नहीं, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, जब यहाँ पे आ ही गए हैं तो अब क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, फिर नॉन मेटल के ऊपर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर हुआ चीजें कि नहीं हुआ? हो गया ना? अब चलो इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन समझते हैं पहले। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन को समझते हैं। उसके लिए एक काम देखो, ये पूरा 30 तक का एक टेबल बना पड़ा है। एलिमेंट्स के 1 से लेकर 30 तक का टेबल बना हुआ है, जिसमें सिंबल है, एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स भी हुआ है, दिया हुआ है। आया समझ में? तो जो भी चीज इसमें है, समझो कि इसके बाद तुम्हारा केमिस्ट्री एकदम इजी हो जाएगा। समझ में आया? उसके बाद कुछ ऐसा चीज नहीं लगेगा जो तुम्हारे लिए हार्ड रहेगा। ठीक है, हाँ, न्यूट्रॉन ही सिर्फ याद करना है, बाकी एटॉमिक नंबर अगर याद है तो सब तुम्हें याद हो। अब समझो यहाँ से हम निकालते हैं, क्या करना है, वैलेंसी निकालना सीखते हैं। ठीक है, वैलेंसी निकालना मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख गया तो वैलेंसी निकालना सीख गया। तो यहाँ से सीखते हैं। अगर तुम्हें किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी एलिमेंट का अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो सबसे पहले एक चीज याद रखो, एक एटम के अंदर क्या होता है, सब एटॉमिक पार्ट्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, कल ही पढ़ाए थे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ऑर्बिट में चक्कर मारता है। ये चीज कल पढ़ाए थे, यही चीज पढ़ाया था ना? तो अब बस उसी का खेल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कहता है कि भैया इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो बंटवारा होता है कि इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इतने हैं, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इतने हैं। जैसे पहले वाले ऑर्बिट में 2 ही प्लानेट होंगे, दूसरे वाले ऑर्बिट में 8 ही प्लानेट होंगे, तीसरे वाले ऑर्बिट में 18 प्लानेट होंगे। जैसे एक सोलर सिस्टम के अंदर का नियम है,
मतलब ऐसे तो नियम नहीं है कि पहले वाले ऑर्बिट में 2 प्लैनेट होंगे, क्योंकि हर ऑर्बिट में एक ही प्लैनेट होगा, ठीक है, सोलर सिस्टम में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये बीच में बैठा है अगर न्यूक्लियस, बीच में अगर ये न्यूक्लियस बैठा है, तो पहला वाला जो ऑर्बिट है जिसको हम केमिस्ट्री की भाषा में सेल भी बोलते हैं, अब वो वाला सेल नहीं, CELL वाला सेल नहीं, SHELL वाला सेल केमिस्ट्री में है, समझ में। तो ये जो ऑर्बिट्स हैं इन्हीं को हम ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, आया समझ में। तो ये जो ऑर्बिट्स हैं, इसी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, चक्कर मारता रहता है, आया समझ में। तो एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट अनगिनत हो सकता है, दूसरा ऑर्बिट हो गया, उसी तरह तीसरा हो जाएगा, उसी तरह चौथा हो जाएगा, समझ में आया। तो ऑर्बिट तो अनगिनत होंगे, समझ में आया, इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ ऑर्बिट्स होंगे, ठीक है। अब इन ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये कैसा पता लगाए, इन ऑर्बिट्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये कैसा पता लगाए। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का पता लगाने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता लगाने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। अब देखो ये हमारा पहला ऑर्बिट है, ये कौन सा ऑर्बिट है हमारा, ये हमारा पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं। तो पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट का मतलब है कि ये हमें n का वैल्यू बता रहा है, ये क्या बता रहा है हमें, n का वैल्यू बता रहा है। तो यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ या पोजीशन ऑफ ऑर्बिट, n का मतलब है क्या चीज, पोजीशन ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का कौन सा पोजीशन है वही है n का वैल्यू, आया समझ में। तो अगर तुम पहले ऑर्बिट का पोजीशन में बताना चाहते हो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो n का वैल्यू 1 रख दो, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, अब 1 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2, यानी पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, आया समझ में कि नहीं आया। और पहले ऑर्बिट का नाम साइंटिस्ट ने रखा है, वैसे जरूरी नहीं है कि पहले ऑर्बिट का नाम के ही हो, लेकिन अब साइंटिस्ट बोल ही दिए कि भैया पहला ऑर्बिट के है, दूसरा m है, तीसरा n है, चौथा l है, उसके बाद जो भी अपने हिसाब से रखते चले जाओ, तो वही लेके चलते हैं हमेशा। तो हाँ रख सकते हो, लेकिन जब बोल ही दिया गया, साइंटिस्ट बोल ही दिया कि भैया चार चार ऑर्बिट तक जो है साइंटिस्ट बना करके बताया हुआ है, उसके बाद बोला है कि तुम भाई कुछ भी रख सकते हो, OPQRST कुछ भी रखो, आया समझ में। लेकिन 4 ऑर्बिट तक उसने बता दिया कि भैया पहला को K सेल बोलते हैं, ये L है, ये M है, उसके बाद N आएगा, OPQ ऐसे बढ़ता चला जाएगा। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं, क्लियर हो रहा है ना चीजें कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो पहले ऑर्बिट को हम लोग उसका नाम के सेल बोलते हैं, ये एल सेल, ये एम सेल, एन सेल, ऐसे कुछ भी लगते चले जाओ, ठीक है। अब के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि वो पहला ऑर्बिट है, तो 1, एन का वैल्यू 1 है, तो 1 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर, यानी कि पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। कोई डाउट है यहाँ तक, है तो पूछो फटाक से, कैसे 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, समझ में आया, एक एक चीज बता रहे हैं। उसी तरह अगर कहे कि दूसरे सेल में, दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जल्दी बताओ कितने हो जाएंगे, तुम बताओ, नहीं आया ना समझ में, इसलिए तुमसे पूछा। चलो देखो, दूसरे ऑर्बिट का मतलब है कि एन का वैल्यू क्या हो गया, एन का वैल्यू 2 हो गया, यानी एल सेल के बारे में बात हो रहा है, दूसरे ऑर्बिट के बारे में, तो एन का वैल्यू क्या है 2, क्योंकि दूसरे नंबर पे ऑर्बिट पे आ रहा है वो, तो यहाँ पे एन का वैल्यू 2 हो गया। तो इस फॉर्मूले में पुट करो एन का वैल्यू, तो 2 इंटू एन के जगह पे 2 रखेंगे और होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर करो, क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 हो जाएगा। अब 4 टू जा 8, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, किसमें, एल सेल में, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 वो इलेक्ट्रॉन होगा, आया समझ में। उसी तरह अगर हम तुमसे पूछे बताओ एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बता दो फटाक से, 18, आया समझ में। हम पूछते एन वाले में बता दो कितने हो जाएंगे, तुम खुद से कैलकुलेट करके बताओ, सुनकर मत बताओ, कितने हो जाएंगे। हाँ 4 का स्क्वायर करो 16 हो गया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 32, आया समझ में। तो इसी तरीके से जितना भी आगे बढ़ता चला जाएगा, इसी तरीके से निकालते चले जाएंगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आया समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया। जनरली देखा गया 9th वालों के लिए एन तक काफी है, एन के बाद तक में नहीं जाया जाता है, एन तक ही तुम्हें एग्जामिनर निकलवाएगा, अगर निकलवाता भी है तो, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आ जाता है गलती से।
तो n तक अब तो आएगा भी नहीं क्योंकि पीरियोडिक टेबल ही हटा दिया है। आया समझ में? नहीं पहले आता था, हम लोग टाइम में आता था, लेकिन अब तो आएगा ही नहीं क्योंकि पीरियोडिक टेबल ही हटा दिया तुम लोगों से, सिलेबस से ही हटा दिया। ठीक है, तो अगर पहले आता था तो n तक ही देता था वो निकालने के लिए, उसके आगे नहीं देता था। ठीक है, क्योंकि 30 ही तक याद ही करना होता था। 10th तक में हम लोग को 30 तक ही एलिमेंट का नाम याद करना होता था, तो 30 तक में तुम n तक में आराम से निकाल लोगे। तो यहाँ तक समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीज? अब चलते हैं एक एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। एक एक एलिमेंट का क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एक एलिमेंट का कैसे निकालेंगे? तो एक बात बताओ, यहाँ पर जो के सेल में रख रहे हो 2 3, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन है। तो जो हाँ, तो जो एलिमेंट होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? कल ही बताए थे। किसके इक्वल होता है? एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। कल ही बताया था कि एटॉमिक नंबर के इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो अलग होता है। आया समझ में? लेकिन वो किसी किसी में अलग होता है, अधिकतर केस में भी वो भी सेम ही रहता है। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? चलो, तो हमें तो चाहिए सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, तो हमें तो इजीली पता चल जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। आ रहा है समझ में? क्योंकि एटॉमिक नंबर पता है तो हमें पता चल जाएगा कि उस एटॉमिक नंबर अगर किसी एलिमेंट का हमें पता है तो हमें पता है कि उसका इलेक्ट्रॉन भी उसमें कितना है। जैसे अगर हम कहें सोडियम आता है 11 पर, तो 11 पर जैसे ही बोलेगी सोडियम आता है तो हम समझ गए कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11 है। उसके अंदर प्रोटॉन भी कितने हैं? 11 है। लेकिन हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए चाहिए क्या? सिर्फ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही तो खेल है इधर। ये सारे जो फिल हो रहे हैं 2 8 18, वो क्या फिल हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही तो चाहिए ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो कुछ खेल ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, तो अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर बता दिया, ठीक है, और कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, तो क्या हम निकाल लेंगे? आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि अगर वो हमें एटॉमिक नंबर बता दिया, एलिमेंट का नाम बता दिया, तो सब चीज तो बता ही दिया। इलेक्ट्रॉन भी बता दिया इनडायरेक्टली। आ रहा समझ में? इनडायरेक्टली वो इलेक्ट्रॉन भी बता दिया कितने होते हैं, इनडायरेक्टली वो प्रोटॉन भी बता दिया कितने हैं उसमें। समझ में आ रहा है? हमको लग रहा है तुम्हें नहीं आ रहा समझ। आ रहा है ना? ठीक है, समझो हम क्या कहना चाहते हैं, इस चीज को समझो। एक एलिमेंट के अंदर, एक एलिमेंट के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। और ये इक्वल होता है किसके? एटॉमिक नंबर के। ये किसके इक्वल होता है? उसके एटॉमिक नंबर, यानी उसके रोल नंबर के, वो किस पोजीशन पे वो एलिमेंट आ रहा है उसके इक्वल होता है। आया समझ में क्या कह रहे हैं? क्लियर है? तो अब अगर हमसे पूछ रहा है कि बताओ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसका मास नंबर कितना होता है? 2 होता है। तो बताओ जरा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ठीक है, सॉरी, एटॉमिक नंबर कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले वही सेल लिख लो, K L M N। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 18 32, ये इनके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जा सकता है। इनके क्या चीज में? रूम के अंदर। ऐसा समझो के एक रूम है, एल एक रूम है, एन एम जो है वो एक रूम है, और एन जो है वो एक रूम है। के वाले रूम में सिर्फ 2 ही लोग आ सकते हैं। आया समझ में? एल वाले रूम में सिर्फ 8 ही लोग आ सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं आ सकते हैं। 8 से कम 8 आ सकते हैं, क्योंकि अगर मैक्सिमम 8 लोग आ सकते हैं इसका मतलब है कि 8 से कम लोग तो आ ही सकते हैं, लेकिन 8 से ज्यादा लोग नहीं आ पाएंगे, जगह ही नहीं है तो कहाँ पे आ पाएंगे। आया समझ में? उसी तरीके से एम वाले सेल में 18 लोग आ सकते हैं। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? और एन वाले सेल में 32 लोग आ सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पर एक चीज? लेकिन यहाँ पर एक रूल है। रूल ये है कि एम वाले सेल में एक रूल है 18 वाले में। क्या रूल है? कि अगर तुम्हारे पास 11 12, मतलब कि 8 के नजदीक में अगर इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ठीक है, तो फिर इस एम वाले सेल में 8 ही लेके चलो कि 8 ही इलेक्ट्रॉन जो है वो हाईएस्ट पावर में रहेगा। ये अब जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा और अच्छे तरीके से। ठीक है, हाँ, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए चीजों का, ऑक्टेट रूल जो होता है। उसी तरीके से अभी चलो करेंगे, एग्जांपल लेते चलेंगे तो समझ में आएगा। अब जैसे हमें यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है,
तो कैसे निकालेंगे अब ये देखो जरा। तो एक बात बताओ जरा हमें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 ही होगा ना, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है तो 1 ही होगा। तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन के सेल बोलता है कि भैया हमारे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन हम क्या बोले थे कि मैक्सिमम 2 चाहिए, मिनिमम तो हो ही सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो बेचारे के पास एक ही है, तो एक ही व्यक्ति इस रूम में आके बैठ जाएगा। आया समझ में क्या कह रहे हैं? क्लियर हुआ? अब तो इसके पास कोई व्यक्ति बचा ही नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो बेचारा के वाले रूम में आकर के बैठ गया। तो ये जो बना, ये जो इसका बना ये स्ट्रक्चर, यही होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन। इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन बोलते हैं। आया समझ में? और कोई भी एलिमेंट का जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हो और उसका जो लास्ट वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन तुम पुट कर रहे हो, लास्ट वाले सेल में, इसमें लास्ट वाले सेल में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुट किए हो, कौन सा सेल है? सिर्फ के ही इसका लास्ट सेल है जहां पे इलेक्ट्रॉन पुट हुआ है। आया समझ में? तो इसी सेल को ही हम आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। इसी सेल को हम क्या बोलते हैं? इसी सेल को ही हम आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं, या फिर इसी को हम वैलेंस वैलेंस सेल बोलते हैं। इसी को हम वैलेंस सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वैलेंस सेल? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू बचता है, जो यहाँ पर वैल्यू बचता है, ठीक है, वही उसका वैलेंसी हो जाता है। वही उसका क्या हो जाता है? वैलेंसी। और वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी इसका कितना हो गया? 1 हो गया। वैलेंसी क्या मतलब क्या होता है? वैलेंसी का मतलब है कि वो एलिमेंट कितने और अदर एलिमेंट के साथ शेयर बनाएगा, आया समझ में, रिलेशन बनाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। तो जो हाइड्रोजन है वो सिर्फ और कितने एलिमेंट के साथ संबंध बना सकता है? सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ और वो संबंध बना सकता है, एक से ज्यादा एलिमेंट से वो संबंध नहीं बना पाएगा। आया समझ में? तो वो बताने वाला क्या होता है? वो बताने वाला वैलेंसी होता है। आया समझ में क्या कह रहे हैं? वो बताने वाला क्या होता है? वो बताने वाला वैलेंसी होता है। ठीक है, और यही जो वैलेंसी निकल करके आएगा, इसी वैलेंसी को ही वो एलिमेंट या तो शेयर करेगा, आया समझ में, या तो इसी वैलेंसी को फुल करेगा, यानी ऑक्टेट पूरा करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा। या फिर 8 इलेक्ट्रॉन में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन तक अगर इसके पास बचता है तो या तो शेयर कर देगा। अब 3 ही इलेक्ट्रॉन बचा है, समझो ध्यान से। अगर मान लो कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है, तो अब 3 बच गया तो उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 को इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, क्योंकि ऑक्टेट जब पूरा होता है तभी कोई एलिमेंट जा करके क्या होता है? स्टेबल में क्रिएट होता है, वो स्टेबल हो जाता है। आया समझ में? ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे, अभी इसी में पढ़ेंगे, इसी बेसिक में ही नीचे अभी ऑक्टेट रूल है, वहां पे और अच्छे से समझ में आएगा चीजें। ठीक है, शुरू में इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि जब वहां तक जाए ना तो वो इतनी बार पढ़ा दे कि वो याद ही हो जाए क्लास में ही। इसलिए शुरू में ही ये सब चीजें भी बताते चले जा रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो देखो, किसी भी, अब सिंपल से कंक्लूजन पे आते हैं। पहले एक एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आया समझ में? और अगर छोटा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर छोटा है तो उसको स्टेबल होने के लिए सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाँ समझ में? और अगर बड़ा उसका एटॉमिक नंबर है तो उसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही उसके आउटर मोस्ट सेल में। आउटर मोस्ट सेल पता है क्या होता है? लास्ट वाला सेल होता है किसी भी एलिमेंट का। आया समझ में क्या करें? जैसे हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो या तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को शेयर कर देगा, या तो वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन बना लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन बनने के बाद क्या हो जाएगा? ये स्टेबल हो जाएगा। आ रहा है समझ में क्या करें? तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो या तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है या एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी सकता है। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोले लेकिन किसी एलिमेंट के पास 3 है तो 3 शेयर तो रहे, 3 3 शेयर होता है, 4 नहीं होता है। 3 होता है, 4 नहीं हो पाएगा। 3 यूज करेगा ना, शेयर तो 4 करता है। अच्छा, शेयर बोल रहे थे क्या? सॉरी सॉरी, लूज करेगा, शेयर नहीं, लूज लूज करेगा, शेयर 3 नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, लूज करेगा वो 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन को। आया समझ में? कभी वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता है। आया समझ में? शेयर करेगा कितना वो? शेयर मैक्सिमम कितना कर सकता है? 4 कर सकता है इलेक्ट्रॉन से शेयर। आया समझ? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है।
आया समझ में? यहां तक क्लियर हुआ चीजें? शेयर और लूज में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। लूज का मतलब है कि वो दे दिया, ले जाओ मेरे से 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ले जाओ। लेकिन शेयर का मतलब भैया तुम 1 इलेक्ट्रॉन लाओ तो हम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन लाते हैं, दोनों मिलकर के शेयर कर लेंगे। आया समझ में? क्लियर हुआ? अभी जब डायग्राम के साथ पढ़ाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, शेयर लूज क्या होता है वो सब चीज क्लियर होगा। समझ में आया? यहां तक क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी देखो जरा आगे बढ़ते हैं एक एक करके। अब जैसे तुमको कह दिया कि ऑक्सीजन का बताओ, ऑक्सीजन का तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8, ठीक है, और एटॉमिक मास होता है 16, ठीक है। तो ऑक्सीजन को बताओ, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले सेल लिखो, सेल लिख दिए। आया समझ में? अब लिखते चलो, पहले बार देखो, एटॉमिक नंबर 8 का मतलब हो गया कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल? 8 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन है तो बांटते चले जाओ, पहले वाले में 2 आएंगे, अब 2 यहाँ पे आ गया तो बच गया अब हमारे पास 6, क्योंकि 8 था 2 यहाँ रख दिए, बच गया 6। इस वाले में तो 8 रख सकते थे, लेकिन भाई मेरे पास तो 6 ही है, तो पूरा का पूरा रख दो फिर। आया समझ में? तो ये जो बना यहाँ पर यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अब इस केस में इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? एल है, क्योंकि लास्ट इसका यही सेल है यहाँ पर। आया समझ में? और इसका वैलेंसी कितना है? अब यहाँ कंफ्यूज कर गए। इसका अब वैलेंसी कितना है? तो वैलेंसी का मतलब क्या बताए थे कि वो कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसी अदर एलिमेंट के साथ। यही बोले थे ना कि वो कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यानी कि वैलेंसी ये बताता है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन जो है किसी अदर एलिमेंट के साथ शेयर कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। आया समझ में? तो एक बात बताओ, इसके पास तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा? 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे करके शेयर कर सकता है? नहीं कर सकता है। 6 इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं दे पाएगा कोई, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के पास इतना शक्ति नहीं है कि वो अपना 6 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर कर ले। समझ में आया? मैक्सिमम से मैक्सिमम वो 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी के साथ शेयर कर सकता है, और लूज कर सकता है कितना? 3 इलेक्ट्रॉन। आया समझ में क्या कह रहे हैं? 3 कर सकता है लूज, और शेयर कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम से मैक्सिमम। 6 नहीं कर पाएगा। समझ में आया? तो जब 6 नहीं कर सकता है, 6 नहीं कर सकता है और इसको स्टेबल होना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? गेन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, किसी से भैया मांगना पड़ेगा कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है तो मेरे को दे दो। मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो आउटर मोस्ट सेल में मेरे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और हम भी क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। आया समझ में क्या कह रहे हैं? क्योंकि हर एक एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो ये किसी को दे करके, देखो अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा तब इसके पास लास्ट में आउटर मोस्ट सेल के सेल बच जाएगा, क्योंकि 6 तो ये किसी को दे देगा। आया समझ में? लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वो 6 किसी को दे दे, क्योंकि उसके पास इतना एनर्जी होगा नहीं देने का 6 इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ले तो सकता है ना किसी से, और जो दूसरा एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन देगा वो भी दे सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 3 तो दे ही सकता है आराम से कोई भी एलिमेंट। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? कि कंफ्यूजन हो जा रहा है? आ रहा है ना? कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, बहुत सिंपल वे में लेके चल रहे हैं चीजें। तो एक चीज ध्यान रखो, कोई भी एलिमेंट जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? 3 ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसके बाद उसके बाद क्षमता ही नहीं है लूज करने का, डाउन हो जाएगा बेचारा। आया समझ में? 4 चौथा शेयर करेगा, और पांचवा पांचवा छठा सातवां पे वो क्या करेगा? गेन, यानी मांगेगा कि भाई हम तो नहीं दे पाएंगे, तुमको देना है तो दे दो हमको। समझ में आया? तुमको देना है तो दे दो हमको। समझ में आ गया? क्लियर है? अगर किसी एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, तब ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर करेगा, किसी ऐसे एलिमेंट को ढूंढेगा जिसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो। आया समझ में? तो वो ये 4 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा और उसका 4 इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा, और उन दोनों के बीच में शेयरिंग हो जाएगा। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? समझो ध्यान से। कोई एक मेटल है जिसके पास थोड़ा बढ़िया समझाते हैं, इस वाले केस को थोड़ा अच्छा समझाते हैं। कोई एक समझो मेटल है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा है। 4 इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास? एक्स्ट्रा है। 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे दर्शाते हैं थोड़ा सा, तब समझ में आएगा। ये मेटल है, इसके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा है। आया समझ में? कोई अदर मेटल है जिसके पास क्या है कि ये भी 4 इलेक्ट्रॉन बेचारे के पास एक्स्ट्रा है। आया समझ में?
मेटल समझ लो या कोई एलिमेंट समझ लो, m कोई एलिमेंट है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, m कोई एलिमेंट है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इन दोनों के पास 4-4 इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है। तो क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को लूज कर सकता है? लूज करने का तो क्षमता ही नहीं है 4 इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर सकता है? क्षमता ही नहीं है लूज करने का। तो ये क्या करेगा, ये दोनों आपस में समझौता कर लेगा। कैसे समझौता करेगा? कहेगा भैया तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मेरे इलेक्ट्रॉन के साथ समझौता कर लो, दूसरा इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से समझौता कर लो, तीसरे को तीसरे से कर लो और चौथे को चौथे से कर लो। आया समझ में? और इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि ये हो गया तुम्हारे पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरा, इस एलिमेंट का हो गया पूरा 8 इलेक्ट्रॉन, उसी तरीके से इस एलिमेंट का भी हो गया पूरा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा। तो इस तरीके से ये दोनों एलिमेंट आपस में समझौता करके अपने 4 और 4 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे और उनके साथ बॉन्डिंग बना लेंगे। उनके साथ क्या बना लेंगे, बॉन्डिंग, यानी शेयर करके बॉन्डिंग बना लेंगे। क्लियर हो रहा है चीजें? नहीं हो रहा है क्लियर? क्लियर हो रहा है? क्या 4 एक्स्ट्रा हो गया? समझो, ये 4 इसके पास था अपना एक्स्ट्रा, ये 4 इसके पास एक्स्ट्रा था, तो लेकिन उसके पास क्षमता ही नहीं है ना 4 इलेक्ट्रॉन देने का। 4 इलेक्ट्रॉन दे किसे सकता है, उसके पास उतना एनर्जी नहीं है। बताया था ना कि 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा किसी को, 3 ही देगा। और कोई दूसरा भी 4 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा भैया, कि तुम्हारे पास 4 की कमी पड़ रही है, 8 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ना स्टेबल होने के लिए। आ रहा है समझ में? लेकिन अब कोई 4 दे भी नहीं सकता है। कोई 4 देगा क्या? ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने का क्षमता हो। तो ना कोई 4 देगा और ना कोई 4 लेगा, क्योंकि जब कोई देगा ही नहीं तो 4 लेगा कहां से कोई। समझ में आया? तो फिर क्या करेगा, ऐसे एलिमेंट क्या करेंगे, ऐसे दूसरा एलिमेंट को ढूंढेंगे जिसके पास भी 4 ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और उन दोनों के साथ समझौता करके क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। उसका 4 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर हो जाएगा और इसका 4 इलेक्ट्रॉन उसको शेयर हो जाएगा। तो इसको भी देखो 4 इसका और 4 उसका मिलके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, और इसके लिए भी 4 अपना और 4 इसका मिलके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। बॉन्डिंग बन गया दोनों का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया ना? और अगर कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, जिनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है, जिनके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, जिनके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारे लूज कर लेंगे। ये सारे क्या कर देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। ले जाओ भैया, जिसको काम है ले जाओ। आया समझ में? और अगर कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 इतने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो फिर ये भीख मांगेंगे। क्या मांगेंगे? भीख मांगेंगे। भैया अगर मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, भाई 3 इलेक्ट्रॉन कोई दे देता तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता। आ रहा समझ में? तो वो भीख मांगेंगे। जिसके पास लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन बचा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन का भीख मांगेगा। जिसके पास लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन बचा है, वो 1 इलेक्ट्रॉन का भीख मांगेगा किसी से। आया समझ में? और जिससे जो भीख मांग रहा है उस पे निगेटिव चार्ज चढ़ेगा, और जो भीख दे रहा है उस पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर। तो अब इन शॉर्ट में अगर हम बताएं तो एक चीज का ध्यान रखो कि 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन ऑलवेज लूज होगा आउटर मोस्ट सेल में। इस चीज को कॉपी पे लिख लो, आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन बचता है, ठीक है, तो एलिमेंट क्या कर देगा, उसको लूज कर देगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन बच गया तो एलिमेंट क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। ठीक है, और अगर 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन बच गया तो एलिमेंट क्या कर लेगा, उसको गेन करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, गेन करेगा। आया समझ में? इस चीज को उतार लो। क्लियर हुआ? अब समझो ध्यान से कि अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन को अगर कोई एलिमेंट लूज कर रहा है, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन को कोई एलिमेंट क्या कर रहा है, लूज दे रहा है, किसी को दे रहा है, तो जब कोई एलिमेंट लूज करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, तो उस पर चार्ज चढ़ेगा पॉजिटिव, उस पर चार्ज चढ़ेगा उस पर चार्ज चढ़ेगा पॉजिटिव। आया समझ में? शेयर वाले पे तो न्यूट्रल रहता है चार्ज, शेयर वाले पे क्या रहता है, न्यूट्रल चार्ज रहता है, कोई चार्ज ही नहीं रहता है। और गेन करेगा जब इलेक्ट्रॉन, तो इस पे जो चार्ज चढ़ेगा, इस पे जो चार्ज चढ़ेगा वो क्या चढ़ेगा, निगेटिव चार्ज चढ़ेगा। आया समझ में? इस पे जो चार्ज चढ़ेगा वो कैसा चढ़ेगा, निगेटिव चार्ज चढ़े जाएगा।
ठीक है, अब ये चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रल, निगेटिव क्या है, अब एक एक करके एग्जांपल से समझते हैं। यहां तक समझ में आया कहानी बेसिक का कि नहीं आया? चलो अब देखो समझते हैं एक एक करके। बात हो रहा है सोडियम मेटल का। बात हो रहा है किसका? सोडियम मेटल जो 11 पे आता है। ठीक है, चलो वैलेंसी निकाल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, के एल एम। तो 11 एटॉमिक नंबर है। इसका एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो इससे समझ में आ गया कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, वो भी 11 है। यहाँ तक क्लियर है? तो जब 11 इलेक्ट्रॉन है तो चलो बांटते हैं, तो 2 तो यहाँ पर आ गया। अब बचा कितने इसके पास? कितना बच गया? 9। अब 9 बचा, लेकिन एल वाले में तो 8 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाता है, तो 8 तो पूरा यहाँ दे देंगे। बच गया अब कितना? एक तो यहाँ दे देंगे। आया समझ में? अब जरा देखो, ये जो सोडियम मेटल है अब वो पछता रहा है। क्यों पछता रहा है? क्योंकि स्टेबल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता, तो ये तो स्टेबल हो जाता। कहता अब तो मेरी मौज वाली जिंदगी है, अब हम आराम करेंगे, आराम से एप्पल उप्पल खाएंगे। क्लोरीन के साथ आया समझ में? आराम से एप्पल उप्पल खाएंगे। आया समझ में क्या कह रहे हैं? लेकिन बेचारे के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से थोड़ा सा डगमगा गया, ये घबरा सा गया। ठीक है, अब घबराया तो अब ये ढूंढ रहा है किसी को कि किसी के पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो मेरे से ले लो। ठीक है, थोड़ा सा दानी टाइप का अब निकला ये। दानी इसलिए निकला क्योंकि ये इसको स्टेबल होना था। समझ में आया? थोड़ा सा ज्यादा कमा लिया पैसा, तब इस सोच रहा है कि जो ज्यादा कमाया उसको दे दे। ठीक है, काला धन कमा लिया था। आया समझ में? तब काला धन को तो हटाएगा ना, नहीं तो फिर छापा पड़ जाएगा सीबीआई का। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को देना चाहेगा। ठीक है, कि भैया मेरे से 1 इलेक्ट्रॉन कोई ले लो। ठीक है, हमें नहीं चाहिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और। ठीक है, तुम मेरे से 1 इलेक्ट्रॉन ले लो। क्यों? क्योंकि अगर 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये नहीं देगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फिर ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेगा। फिर ये किसी से कितना इलेक्ट्रॉन लेता? 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कोई 7 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार होगा? कोई नहीं तैयार होगा। तो फिर मजबूरी में बेचारों को इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। आया समझ में? तो इसीलिए सोडियम के ऊपर हमेशा Na प्लस चार्ज रहता है। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया, दे दिया किसी को। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर चार्ज कैसा पड़ता है? पॉजिटिव चार्ज पड़ता है। आया समझ में? और कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है एक एलिमेंट? 3 ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? और जितना लूज करेगा उतना चार्ज चढ़ेगा। क्लियर हुआ ना? पूरा कहानी आप समझ में आया? हाँ, तो प्लस प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना, प्लस से ही समझ में आ रहा है भैया। अगर हाँ, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो फिर यहाँ दिखाना पड़ेगा, +2 लिखना पड़ेगा। लेकिन 1 के लिए तो सिर्फ प्लस भी लिखोगे तो समझ में आ रहा है। 1 जो है अंडरस्टूड होता है। आया समझ में? 1 क्या होता है? अंडरस्टूड। जैसे समझो 2 लिखा हुआ है तो क्या हमें 2/1 लिखने की जरूरत है? नीचे तो 1 अंडरस्टूड है ना, तभी तो बोलते हैं भैया ये भी एक रेशनल नंबर है। 2 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। आया समझ में? क्योंकि p/q के फॉर्म में। तो वैसे ही तुम्हारा 1 जो है वो अंडरस्टूड है यहाँ भी। क्लियर है? कहानी समझ में आया? तो जल्दी से बता दो क्लोरीन का, फटाक से। क्लोरीन का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। अच्छा हाँ, इसका वैलेंसी बताओ। वैलेंसी कितना है? वैलेंसी इसका वैलेंसी कितना है? 1 है। एक चीज याद रखना, वैलेंसी कभी भी 4 से ज्यादा नहीं हो सकता है। वैलेंसी कभी भी 4 से ज्यादा नहीं हो सकता है। 5 अगर हुआ, अगर किसी भी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन बचा तो 8 में से माइनस कर दो। कितने में से माइनस कर दो? 8 में से माइनस कर दो, वही उसका वैलेंसी है। आया समझ में? अगर किसी के पास, समझो ध्यान से, यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, इन दोनों में आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन बचता है तो वही उसका वैलेंसी भी हो जाएगा। वही उसका क्या हो जाएगा? वही उसका वैलेंसी भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 8 माइनस जो भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बचेगा वो करोगे तो जो आंसर आएगा वही तुम्हारा क्या होगा? वैलेंसी होगा। तो इस चीज को लिख लो, क्योंकि थोड़ा घिसी मिजी हो गया ना, तो इस चीज को अपने कॉपी पर अपने लैंग्वेज में लिखे रहोगे तो समझ में आएगा। नहीं तो फिर तुम्हें वीडियो देख करके देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सर क्यों लिखे थे ये चीज।
क्लियर है? Na प्लस मजा आ रहा है ना बेसिक में कि नहीं आ रहा है? सिर्फ बनाना प्लस हो जाएगा। क्या चीज कह रहे हो? Na प्लस टू लिख दिया आप उसको इरेज कर अच्छा दिया। हाँ Na2+ लिख दिया ना। मजा आ रहा है ना बेसिक में? चलो तो अब इसी तरीके से क्लोरीन का बताओ, क्लोरीन का वैलेंसी बताओ, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, ये सब चीज बताओ तुमने। कोई डाउट है? प्रीवियस ईयर का पेपर देखी हो बिहार बोर्ड का? कल एक काम करेंगे, कल तुम लोग को सबसे पहले प्रीवियस ईयर का कुछ पेपर जो है दिखाएंगे, सीबीएसई का अलग दिखाएंगे, बिहार बोर्ड का अलग दिखाएंगे, क्योंकि पेपर देखना भी बहुत जरूरी होता है। समझ में आया? क्लोरीन का बताओ फटाक से, आउटर मोस्ट सेल कौन सा है उसका? कौन सा सेल जो है उसका आउटर मोस्ट सेल होगा, और आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और लूज करेगा कि गेन करेगा, ये सब चीज बताओ। चार्ज क्या चढ़ेगा उसके ऊपर? बहुत सारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, लो इसमें इसमें गेन करेगा, अच्छा मतलब लेगा किसी से। हाँ ठीक है, गुड। गेन करेगा, गेन करेगा तो चार्ज कौन सा चढ़ेगा? माइनस सा चढ़ेगा, गुड, अच्छी बात है। कितना गेन करेगा? क्लोरीन 17 नंबर पे आता है। हाँ गुड, कितना गेन करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा वो। समझ में आया? यानी एक इलेक्ट्रॉन किसी से वो लेगा, क्योंकि लास्ट में इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है? 7 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। 7 बच रहा है तो बेचारा 7 तो किसी को दे नहीं पाएगा, तो लेना ही पड़ेगा। है समझ में? तो एक इलेक्ट्रॉन ले करके स्टेबल हो जाएगा। समझ में आया? कैल्शियम का निकालो फटाक से, 20 नंबर पे आता है। अच्छा याद हो गया क्या तुम्हें? याद हो गया है ना? ठीक है, तब अब हम नहीं बताएंगे, अब एटॉमिक नंबर हम नहीं बताएंगे 30 तक वाले में। 30 तक याद हुआ है ना? अच्छा चलो 21 से 30 तक वाले में एटॉमिक नंबर बताएंगे, लेकिन 21 से 20 वाले में सिर्फ नाम बोलेंगे और तुम्हें सारा निकालना है। ठीक है, तुम निकालो तब तक मैंगनीज का, मैंगनीज का। अब फंसोगे, या फिर पढ़े होगे तो निकाल लोगे। 2887 मैंगनीज का कितने पे आता है पहले ये बताओ? मैंगनीज आता कितने पे? ऐसे गिनोगे? हाँ, ऐसे याद रखो ना, क्रोमियम 24 पे आता है। ठीक है, तो मैंगनीज 25 पे, क्योंकि 26 पे तो आयरन आता है। ठीक है, अगल बगल वाले को याद रखोगे तो तुरंत याद हो जाएगा, 25 पे आता है। सही है, क्योंकि देखो 25 पे है तो दो, तो बच्चा 8 8, फिर इधर जाएगा, फिर 7 उधर हो जाएगा। और 7 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। आया समझ में? क्लियर है? अब एक और चीज देखो, निगेटिव चार्ज चढ़ रहा है, निगेटिव चार्ज चढ़ रहा है यानी वो तो मेटल नहीं हो सकता है, क्योंकि मेटल ऑलवेज क्या करता है? चीजों को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। यानी मेटल जो है वो हमेशा दानी दानी बना रहता है। समझ में आया? तो ऐसे भी पकड़ सकते हो कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी में तुम, यहीं पे छुपा हुआ है चीज, क्या छुपा है? देखो इतने दूर में तुम्हारा सब चीज हो गया। अब अगर 1 2 3 आउटर मोस्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 बच रहा है, तो ऑलवेज वो हमेशा वो मेटल है। हमेशा वो क्या है? मेटल है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किए और आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो वो मेटल है। वो एलिमेंट कैसा है? मेटल है। अगर लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन बच गया तो वो मेटलॉइड्स है। कैसा है वो? मेटलॉइड्स है। लेकिन कुछ टीचर इस ट्रिक को देख के कहेंगे अरे इस हिसाब से तो कार्बन मेटलॉइड हो गया। आया समझ में? तो नहीं, कार्बन नॉन मेटल होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होगा ही, बिना एक्सेप्शन का केमिस्ट्री फिर वो है ही नहीं। आया समझ में?
तो ये जो ट्रिक बनाया हुआ है ना, इसमें एक दो क्वेश्चन, एक दो एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जो इस ट्रिक को फॉलो नहीं करेगा। आया समझ में? तो उनको याद कर लेना है। ठीक है, तो उनको क्या कर लेना है, याद कर, एक दो को याद करना है, ज्यादा तो नहीं। 1 से लेकर 30 तक में याद करना है कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। उससे अच्छा इस ट्रिक को याद करके या सिर्फ एक ही दो को याद कर ले कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल, क्योंकि इस फॉर्मूला पे नहीं बैठ रहा है। ये इजी है कि 1 से लेकर 30 तक में अलग अलग तरीके से बैठ के याद करें कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। ये इजी है। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं फिर ये जो मेथड है ये इफेक्टिव पड़ जाता है। समझ में आया? तो इस मेथड को पढ़ना है। 5 7 और 5 6 7 वाला जो है ये नॉन मेटल होगा, क्योंकि ये हमेशा क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, निगेटिव चार्ज चढ़ेगा इसके ऊपर, तो ये इस पे नॉन मेटल रहेगा। आया समझ में? और अगर लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, यानी पूरा का पूरा उसका पेट भर गया, पूरे के पूरे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो फिर वो नोबल गैस हो जाता है। ठीक है, लिख लो अपने कॉपी में, अगर लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो नोबल गैस अचीव कर लेता है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? टाइम हो गया क्या? हाँ, हाँ कितना जूम करना पड़ेगा देखने के लिए। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? मेटल वाला समझ में आया? तो देखो, इतने, क्या कह रहे हो? हाँ, इतने सारे मेटल्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, देख रहे हो? मेटल ही मेटल भरा पड़ा हुआ है। समझ में आया? मेटल ही मेटल भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब नॉन मेटल्स हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। इसी में देखेंगे कि ये एम्फोथेरिक ऑक्साइड क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे मेटल में ही। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में देखे हैं, पूछा हुआ है कि जिंक और जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, इनका जो ऑक्साइड फॉर्म है, ये जब ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो वो कैसा नेचर रहता है उनका, तो उनका नेचर एम्फोथेरिक नेचर होता है। ठीक है, और यही चीज देखो यहाँ नीचे है, देखो जरा, क्या जिंक का ऑक्साइड फॉर्म है, जिंक का ऑक्साइड फॉर्म है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड फॉर्म है, तो ये कैसे होते हैं, ये एम्फोथेरिक नेचर के होते हैं। यही तुम्हारे बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। समझ में आया? हम बोलते ही हैं कि मेरे नोट्स में कुछ भी फालतू चीज नहीं है, अगर वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है तभी वो नोट्स में है। आया समझ में? तो किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है कि यार यार ये नहीं पूछेगा, फालतू से नोट्स में भरा पड़ा है, नहीं। नोट्स में जो भी चीज लिखा है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो हर बार पूछा जाता है। और अगर 10th में नहीं पूछा गया है तो किसी कंपटीशन में पक्का पूछा गया है, तभी वो तुम्हारे नोट्स में दिख रहा है। आ रहा है समझ में? एसएससी में, रेलवे में, कहीं ना कहीं वो पूछा गया है, तभी वो नोट्स में दिख रहा है। ठीक है, तो ये मत सोचो कि 10th में नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं। 10th के लिए थोड़ी पढ़ रहे हो, आगे कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो। मेटल मार्केटिंग चैप्टर आया में समझ में? बहुत ही है। हाँ, तो ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, नोट्स का एक भी लाइन को अंडर एस्टिमेट मत करना कि इसको नहीं याद करेंगे, सब चीज को याद करना है, समझना है। चलो छुट्टी।